गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे रोज़ की तरह। तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यानी कि अनुलेखन। ठीक, अनुलेखन जो हमारा टॉपिक है वो है आपका अनुलेखन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि क्या है, डीएनए से आरएनए बनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आपकी अनुलेखन। ठीक है, यानी कि जो अनुलेखन होता है वो क्या होता है? डीएनए के एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का कहाँ आरएनए में जाना क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। और इसमें क्या होता है? थाइमीन की जगह, जैसे आपने डीएनए का जो कोड पढ़े थे उसमें क्या था? एसी सीजी था। और तो यहाँ पर क्या होगा? आरएनए में क्या होगा? केवल थाइमीन की जगह क्या हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है, बाकी कोड सेम रहते हैं। ठीक है, तो अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए प्रतिकृति पढ़ी थी, यानी कि रेप्लिकेशन पढ़ा था। ठीक है ना। डीएनए प्रतिकृति में क्या था कि डीएनए से क्या बन रहा था? डीएनए बन रहा था। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? डीएनए प्रतिकृति। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अनुलेखन, यानी कि क्या हो रहा है? डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेसिंग। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पर डीएनए में क्या बना था? डीएनए से डीएनए की कॉपी बनी थी, वो तो क्या था? प्रतिलिपिकरण था। अब क्या हो रहा है कि डीएनए के डबल स्टैंड में, ठीक है, डीएनए के डबल स्टैंड से आरएनए का एक सिंगल स्टैंड, जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि जो आरएनए होता है वो क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और इसमें क्या होता है? थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, जैसे डीएनए में थाइमीन के सामने क्या थाइमीन होता है, और आरएनए में क्या हो जाएगा? थाइमीन की जगह यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अनुलेखन क्या हो गया कि डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं जैसे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा हमने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है, ठीक है, सेंट्रल डोग्मा क्या कहता था कि जो अनुवांशिक सूचनाओं का बहाव है वो कहाँ से होता है? डीएनए से आरएनए की ओर होता है, और आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी संदेश जो डीएनए के पास है अनुवांशिक सूचनाओं का, वो कहाँ से होगा? डीएनए से किस में जाएगा? आरएनए में जाएगा, और आरएनए से क्या होगा? प्रोटीन में जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो डीएनए की भाषा है वो 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है, वो 4 युग्म क्या क्या है हमारे पास? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, और क्या है? थाइमीन। ठीक है, ये किसके पास है? डीएनए के पास। ठीक है, तो डीएनए की जो लैंग्वेज है वो इन 4 एमिनो एसिड्स पे बेस रहती है। ठीक है, किस किस पर? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमीन पर। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जैसे हम क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ना, A to Z, तो क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि चेतन भगत है या कोई भी नोबल लिख रहा है, तो वो क्या करता है? 26 अल्फ़ाबेट का ही यूज़ करता है, और उसके थ्रू वो क्या कर लेता है? पूरी बुक लिख देता है। हज़ारों लाखों बुकें इस अल्फ़ाबेट के थ्रू लिखी गई हैं। या हम क ख ग की बात करें तो उससे भी क्या हो सकता है? हम बहुत सारी बुक लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इन अल्फ़ाबेटों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अनेक क्या कर सकते हैं? लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो हमारे डीएनए की लैंग्वेज है वो कैसी है? एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमीन की लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? किसको ट्रांसफ़र कर रहा है? आरएनए को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, लेकिन आरएनए में क्या हो जा रहा है? यहाँ पर जो थाइमीन है, ठीक है, ACG और टी की जगह क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि अपनी सूचना किसको दे रहा है? आरएनए को दे रहा है, और इसको ही हम क्या कह रहे हैं? अनुलेखन कह रहे हैं। ठीक है, तो डीएनए के बाद जो लैंग्वेज है वो किस रूप में है? ACGT के मतलब एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमीन के रूप में। ठीक है, तो समझ गए ना आप? जैसे हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करके क्या कर सकते हैं? बड़े से नोवेल्स या ग्रंथ लिख सकते हैं। वैसे क्या है? डीएनए की जो लैंग्वेज है कहाँ? कोशिका में। वो क्या कर रहा है? उस लैंग्वेज को किसको दे रहा है? आरएनए को दे रहा है, और आरएनए फिर उसको देता है कोड में। ये बातें करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है? कोड के थ्रू ये क्या करते हैं? एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को डीएनए ने आरएनए को दी, और आरएनए किसको देगा? प्रोटीन को देगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? काम हो रहा है। ठीक है, तो फिर से देखिएगा इसमें
तो सेंट्रल डोग्मा में हम बात कर रहे थे कि जो भी डीएनए होता है उससे क्या होता है, रेप्लिकेशन के द्वारा डीएनए बनता है और ये किस फेज़ में होता है, एस फेज़ में होता है, ठीक है। और कोशिका चक्र के एस फेज़ में होता है। और डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये कोशिका चक्र के G1 और G2 फेज़ में होती है, ठीक है। ये ध्यान देने योग्य बात है। और तीसरा क्या हो रहा है, जब आरएनए बन जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी सूचनाओं को किसको दे रहा है, प्रोटीन को दे रहा है, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए विद्यालय में क्या है, प्रधानाचार्य है, टीचर्स है और बच्चे, ठीक है। तो डीएनए क्या हो गया, प्रधानाचार्य हो गया। आरएनए क्या हो गए, टीचर्स हो गए। डीएनए ने जो भी मैसेज दिया वो टीचर्स को दिया और टीचर्स ने किसको दिया, वही मैसेज किसको दिया, बच्चों को दिया। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो डीएनए क्या कर रहा है, अपनी इन्फॉर्मेशन किसको दे रहा है, आरएनए को दे रहा है। और आरएनए किसको दे रहा है, प्रोटीन को दे रहा है। तो इस तरीके से कोशिका में क्या होती है, लैंग्वेज आगे एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। और यही प्रोसेसिंग क्या कहलाती है आपकी, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो वो क्या होगा, प्रतिकृति हो गई या रेप्लिकेशन हो गया। और अगर डीएनए से आरएनए में ट्रांसफ़र हो रही है तो वो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन हो गया। और अगर आरएनए से वो किस में जा रही है, प्रोटीन में जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, ट्रांसलेशन यानी कि रूपांतरण, या उसको हम कह सकते हैं अनुवादन, ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा में क्या हुआ कि आनुवांशिक सूचनाओं का जो बहाव होता है वो कहाँ से कहाँ की ओर जाता है, डीएनए से आरएनए की ओर जाता है और आरएनए से कहाँ जाता है, प्रोटीन की ओर जाता है। समझ गए इतना। अब है हमारा जो टॉपिक है मेन, अनुलेखन। तो अनुलेखन समझ गए होंगे आप कि डीएनए के एक रज्जु से क्या हो रहा है, आरएनए का अनुलेखन हो रहा है। यानी कि डीएनए से क्या हो रहा है, आपको पता है कि डीएनए कैसा है, डबल हेक्सल है, ठीक है। और लेकिन हमें क्या चाहिए, जो आरएनए है उसका स्ट्रक्चर हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और उसमें क्या होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, ठीक है। और थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, ठीक है ना। और क्या हो गया आपका, ग्वानिन हो गया, ठीक है। तो मेन क्या हो रहा है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, आपकी ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएनए तो क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, तो आरएनए डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा कि अगर आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड होगा तो जो आगे अनुवादन की क्रिया है यानी कि ट्रांसलेशन की क्रिया है वो क्या होती है, पूर्ण नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेक्सल होता है, लेकिन उससे जो आरएनए बनता है वो कैसा बनता है, सिंगल स्टैंडर्ड बनता है। सिंगल स्टैंडर्ड बनेगा तो ही वो आगे प्रोटीन को क्या करेगा, अनुवादन कर सकेगा। अगर वो डबल स्टैंड बनेगा तो अनुवादन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए, ठीक है। और क्या हो रहा है, मेन क्या है कि डीएनए के इसमें जो थाइमीन है उसके स्टैंड में क्या हो जाता है, यूरेसिल बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उनको हम पहले किस में देखेंगे, प्रोकैरियोट्स में देखेंगे, उसके बाद किस में देखेंगे, यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो इसकी जो प्रोसेसिंग है वो सिंपल वे में मैंने यहाँ पे कैटेगराइज की है। तो इसमें क्या होता है, पहला जो होता है प्रमोटर या उन्नायक होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन यानी कि संरचनात्मक जीन। तीसरा है इसमें समापक या टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब हटा देना, ठीक है। फिर है आपका इसमें जो एंजाइम वर्क करते हैं वो है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो वहाँ डीएनए रेप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा था। यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्योंकि आरएनए भी क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है। तो इसलिए पॉलीमर को इकट्ठा करने का काम कौन करेगा, पॉलीमरेज करेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या होते हैं, दो फैक्टर काम करते हैं, कारक काम करते हैं। एक तो है आपका अल्फ़ा फैक्टर और दूसरा क्या है, रो फैक्टर, ठीक है। तो इतनी प्रोसेसिंग से गुजरने के बाद जो डीएनए होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आरएनए में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये जो क्रिया होती है डीएनए से आरएनए बनने की वो कहाँ होती है, अगर ये क्या है, अगर हम इसको कोई सेल मान लें और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, तो डीएनए से जो आरएनए की जो बनने की क्रिया होगी वो क्या होगी, न्यूक्लियस में होगी, केंद्रक में होगी। लेकिन जब आरएनए बन जाएगा तो वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ठीक है। फिर वो कहाँ आ जाता है, आपका साइटोप्लाज्म में आ जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस कहाँ होती है, न्यूक्लियस में होती है, लेकिन जब आरएनए बन जाता है तो वो कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आता है, ठीक है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ होती है, कोशिका जो चक्र है
उसके कहाँ होती है, G1 और G2 फेज़ में होती है, जबकि DNA से DNA का निर्माण कहाँ होता है, S फेज़ में होता है। ठीक है बच्चों, तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, DNA से DNA का बनना, ठीक है, और जो हमारा क्या है अनुलेखन है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या है, DNA से RNA का बनना, और वो कोशिका चक्र के कौन से फॉर्म में होती है, G1 और G2 फेज़ में होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, इतने फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं अब पहले प्रोकैरियोट में। ठीक, तो प्रोकैरियोट में क्या हो रहा है, पहले तो देखें कि जो DNA का रज्जुक है वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे चित्र में आप देख रहे हैं ऊपर क्या है, ये जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, हमने क्या करा, ये इस तरीके से जो डबल एक्सल DNA है उसको हमने सिंपल वे में दिखाया इस तरीके से। ठीक है, उसकी जो कॉइलिंग है वो उसको हमने खोल दिया। तो इसमें क्या है, देखिए 3' to 5' एंड, और नीचे क्या है 5' to 3' एंड। ठीक, अब क्या हो रहा है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से क्या है, एक बॉक्स बना है, यानी कि ये क्या है, प्रमोटर इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक, और लास्ट में क्या है, टर्मिनेशन जुड़ा है, टर्मिनेटर यानी कि समापक। उन्नायक का मतलब क्या है कि यहाँ से क्रिया क्या हो रही है, शुरू हो रही है। समापक का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्रिया खत्म हो रही है। और जो बीच में है स्ट्रक्चरल जीन यानी कि संरचनात्मक जीन, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या बनेंगे, आपके RNAs बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे ऊपर चित्र में देखिए ये क्या है, कोई DNA है, और ये क्या है, इसका प्रारंभ, यहाँ से क्रिया प्रारंभ हो रही है यानी कि प्रमोटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और बीच का जो हिस्सा है वो क्या है, संरचनात्मक जीन है, और लास्ट में क्या है, जब RNA बनने की क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या इंडिकेशन आ जाएगा कि इस प्रोसेस को आप क्या कीजिए, रोक दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, ये प्रोसेसिंग हो रही है, और बीच का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, संरचनात्मक जीन कहलाता है। ठीक है, और जिस पर mRNA बनेगा, ठीक है, जिस रज्जुक पर mRNA बनेगा, जैसे DNA के 2 रज्जुक हैं। ठीक है, एक तो क्या है 3' to 5' एंड है, दूसरा क्या है 5' to 3 एंड। तो जो 5' to 3 एंड है उसको बोलते हैं कोडिंग रज्जु। ठीक है, वो कोड वाला है, और जहाँ पर बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट रज्जु। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक सांचे की तरह व्यवहार करेगा, इसी के ऊपर क्या बनेंगे, हमारे RNAs बनेंगे। ठीक है, किसके ऊपर बनेंगे, कि जो प्रोसेस होगी वो कहाँ होगी, 3' to 5' एंड पर होगी। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा, इसमें ये वाले चित्र में देखिएगा कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें फंक्शनिंग कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें बात करी थी कि जो इसमें प्रोमोटर होता है वो कैसे कार्य करता है। देखिए ये क्या है, DNA का स्टैंड है पूरा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखिए अगर इसको ऐसे समझ लें, ये पूरा DNA का स्टैंड है। ठीक, अब इसमें क्या लगा हुआ है, उन्नायक लगा है यानी कि प्रमोटर लगा है, और प्रमोटर के यहाँ पर क्या है कि इसमें एक तो क्या आ जाएगा आपका RNA पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, जब RNA पॉलीमरेज आएगा तो उसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा फैक्टर भी काम करेगा। ठीक है, पॉलीमरेज के साथ क्या आएगा, आपका सिग्मा फैक्टर। ठीक है, सिग्मा फैक्टर भी काम करेगा, तो ये क्या होगा, प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। किसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, RNA बनने की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर से शुरू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि RNA बनते चले जाएंगे। ठीक, और क्या होगा कि एक स्थिति के बाद क्या होगा कि जैसे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर ने क्या किया, सिग्मा कारक ने क्या किया, और RNA पॉलीमरेज ने क्या किया, अभिक्रिया को शुरू किया, यानी कि जो टेम्पलेट था, ठीक है, DNA का जो टेम्पलेट था वहाँ पर क्या किया, जुड़कर अभिक्रिया को प्रारंभ कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, जब यहाँ पे RNA बन गए हैं बहुत सारे, तो वो क्या करेगा, इंडिकेशन भेजेगा, किसके थ्रू भेजेगा, रो फैक्टर के थ्रू भेजेगा। ठीक है, रो फैक्टर के थ्रू क्या पड़ेगा, इंडिकेशन भेजेगा कि क्या है, mRNA बन गए हैं, आप इस प्रक्रिया को क्या कर दीजिए, रोक दीजिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रो फैक्टर। और शुरू कौन करेगा, अल्फ़ा फैक्टर। समझ रहे हैं बात को, शुरू कौन करेगा, अल्फ़ा फैक्टर, और क्या करेगा, RNA पॉलीमरेज, और रोकेगा कौन, रो फैक्टर रोकेगा। कब रोकेगा, जब संरचनात्मक जीन में क्या होगा, mRNA बनने की जो प्रोसेसिंग है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इंडिकेशन भेजा जाएगा रो फैक्टर के थ्रू, और रो फैक्टर क्या करेगा, इस क्रिया को क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, और इसमें जो प्रति सेकंड न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं RNA में वो कितने होते हैं, 40। ठीक है, 40 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट होते हैं।
ठीक है। जैसे हमने आरएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि 2000 न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं पर मिनट होते हैं, और तो यहाँ पर क्या हो रहा है 40 न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं पर मिनट, ठीक है। क्योंकि जो आरएनए होता है वो डीएनए से क्या होता है छोटा होता है, ठीक है। फिर से देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊपर वाला क्या है टेम्पलेट रज्जु है और एक क्या है आपका कोडिंग रज्जु है, ठीक है। तो जहाँ पर एमआरए बनेंगे वो कहाँ से शुरू होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, ठीक है। अगर ये डीएनए है तो क्या होगा जो एमआरएनए जो बनने की प्रोसेस होगी वो क्या होगा 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो रही है। यहाँ पे क्या आया देखिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ गया, और आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या आया है सिग्मा फैक्टर, इसके अंदर लिखा हुआ है ना सिग्मा, तो इस साइन दिखाया हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका सिग्मा फैक्टर, और ये क्या हो गया आपका आरएनए पॉलीमरेज। तो दोनों जब यहाँ पे आएंगे तो क्या होगी अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से दिखा रखा है, तो ये क्या हो गया आपका आरएनए बन चुका है, और वो क्या हो गया इससे रिमूव हो गया, डीएनए के स्ट्रैंड से क्या हो गया रिमूव हो गया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर आरएनए बन चुके हैं तो क्या करेगा लास्ट में रो फैक्टर, नीचे देखिएगा यहाँ पे क्या है रो फैक्टर आएगा, और आरएनए प्राइमेज के साथ ही होगा, पॉलीमरेज एंजाइम के साथ दोनों ही साथ साथ वर्क करेंगे, और ये क्रिया क्या हो जाएगी आपकी रुक जाएगी, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में ये क्या होती है सिंपल वे में होती है, ठीक है। तो एट द लास्ट क्या बनेगा आपका डीएनए से क्या बन जाएगा, डीएनए से क्या चाहिए हमको आरएनए चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया डीएनए से आरएनए बन गया, किसके थ्रू आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ क्या हो गया सिग्मा फैक्टर जुड़ा, और उसने क्या करी प्रोसेसिंग को शुरू करा संरचनात्मक जीन के बीच में। जब आरएनए बनने की प्रोसेस लगभग समाप्त हो जाएगी तो वहाँ पर क्या आएगा एक रो फैक्टर वर्क करेगा, और उस अभिक्रिया को क्या करेगा रोक देगा, और शुरू कौन करेगा अल्फा फैक्टर करेगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या हो रहा है कि जो आरएनए होगा वो कहाँ आएगा आपका साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, ठीक है। और हो कहाँ रही है ये न्यूक्लियस में हो रही है, ठीक है। प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है डीएनए से आरएनए कहाँ बन रहा है न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, और जब आरएनए बन जाएगा तो वो डीएनए के संदेश को लेकर कहाँ पहुँच जाएगा साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है प्रोकैरियोट्स में क्या होती है डीएनए से आरएनए बनती है, ई कोला या निम्न जीवाणु में जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी यूकैरियोट्स की, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के लिए पहले हम चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो बाकी प्रोसेसिंग तो यहाँ पे सेम ही होगी, इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है उसको हम देख लेते हैं पहले। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो प्रमोटर है वो भी सेम है, ठीक है, यानी कि जो प्रोसेस को शुरू कर रहा है प्रमोटर वो भी सेम है, स्ट्रक्चरल जीन वो भी सेम है। फिर से दिखा देते हैं आपको, ठीक है। जैसे ये डीएनए है यहाँ से 3 प्राइम टू 5 प्राइम इंट, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम इंट, ठीक है। अब हम इसमें कह रहे हैं कि प्रमोटर, ठीक है, ये क्या है आपका प्रमोटर है, ठीक है। और एट द लास्ट यहाँ पे क्या हो रहा है जब क्रिया समाप्त हो जाएगी तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटर हो गया, और जो बीच का पार्ट है वो क्या कहलाएगा आपका संरचनात्मक जीन कहलाएगा, ठीक है। बीच का पार्ट क्या कहलाएगा संरचनात्मक जीन होगा। और जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रज्जु है वो क्या कहलाता है कोडिंग रज्जु कहलाता है, और जो ऊपर का 3 प्राइम टू 5 प्राइम है यहाँ पर क्या बनते हैं आरएनएस बनते हैं, ठीक हो गया संरचनात्मक जीन, ठीक है। इतनी प्रोसेस इसमें सेम है, पहला क्या है प्रमोटर है, दूसरा क्या है संरचनात्मक जीन है, तीसरा क्या है टर्मिनेशन या समापक है। और यहाँ पर क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स थे वहाँ पर तो सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज के 3 फॉर्म काम करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है उससे क्या बनता है आरएनए राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और जो सेकंड होता है उससे क्या बनता है मैसेंजर आरएनए, 3 प्रकार के आरएनए हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे। और जो थर्ड होता है उससे क्या बनता है आपका टीआरएनए, ठीक है। फिर से सुन लीजिए
कि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप जीव होते हैं, तो उसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग भी थोड़ा डेवलप टाइप्स की होगी। तो क्या हो रहा है कि जैसे हमने प्रोकैरियोट में क्या देखा था, केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा, आरएनए को क्रिएट करेगा, यानी कि राइबोसोमल आरएनए को। सेकंड किसको करेगा, मैसेंजर आरएनए को, जो मैसेज ले जाएगा डीएनए से। और थर्ड क्या करेगा, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में क्या हो गए, 3 तरीके के पॉलीमरेज हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट क्या कर रहा है, राइबोसोमल आरएनए को क्रिएट कर रहा है। सेकंड क्या कर रहा है, एमआरएनए को क्रिएट कर रहा है। और थर्ड क्या कर रहा है, टीआरएनए को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, पहला क्या है, राइबोसोमल, दूसरा क्या है, मैसेंजर आरएनए, तीसरा क्या है, ट्रांसफर आरएनए। ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखेंगे इसमें क्या है, फिर जो फैक्टर होते हैं हमारे, वो भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स की तरह ही 2 होते हैं, अल्फ़ा फैक्टर और रो फैक्टर। ठीक है, तो अल्फ़ा फैक्टर क्या करता है, अगर ये हमारा डीएनए है तो एक अल्फ़ा फैक्टर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़कर अभिक्रिया को क्या करेगा, शुरू करेगा, यानी कि आरएनए बनने की जो प्रोसेसिंग है उसको शुरू करेगा। और रो फैक्टर क्या करेगा, उस प्रक्रिया को रोक देगा। यहाँ तक तो दोनों में ही सेम है। ठीक है, अब जो इसमें अलग प्रोसेसिंग है वो क्या है, इस स्प्लाइसिंग की। ठीक है, स्प्लाइसिंग मतलब क्या हुआ, देखिए बच्चों कि जो हमारा आरएनए बनेगा यहाँ पर, ठीक है, वो कैसा बनेगा, जो प्रोकैरियोटिक था उसमें तो क्या होता है, केवल एक्सॉन बनते हैं। ठीक है, केवल एक्सॉन बनते हैं। एक्सॉन मतलब ये हुआ कि जो डीएनए में क्या करते हैं, सूचनाओं को देते हैं, यानी कि जिनमें सूचनाएं निहित होती हैं उनको एक्सॉन बोलते हैं। और दूसरा होते हैं आपके इंट्रॉन। ठीक है, दूसरा क्या होते हैं आपके इंट्रॉन। इंट्रॉन क्या होते हैं कि डीएनए का वह भाग, ठीक है, एक्सॉन क्या है, डीएनए का वह भाग जिसमें क्या होती हैं, सूचनाएं निहित होती हैं। ठीक है, सूचनाएं निहित होती हैं, यानी कि जो कोडिंग करेंगे वो कौन करेंगे, एक्सॉन करेंगे। ठीक है, और इंट्रॉन क्या होते हैं, जिन डीएनए के पास सूचनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, इंट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक्स में तो क्या होता है, सीधे सीधे एक्सॉन साथ आते हैं, तो उसमें हमको इंट्रॉन की आवश्यकता है ही नहीं और वो होते भी नहीं है। तो केवल एक्सॉन होते हैं, तो वहाँ पर हमें छांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट क्या हो रहा है, जब यूकैरियोट्स की बात आती है तो फिगर के माध्यम से देखते हैं इसको कि इस तरीके से क्या होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, जैसे इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पे क्या है, जो रेड वाला है वो क्या है आपका एक्सॉन है, यानी कि ये क्या करेगा, सूचनाओं को कोड करेगा। ठीक है, सूचनाओं को क्या करेगा, कोड करेगा। ठीक, कोड करेगा किसमें, आरएनए में। लेकिन ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये क्या है, आपका इंट्रॉन है। ठीक है, इंट्रॉन क्या करेगा, सूचनाओं को कोड नहीं करता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब यूकैरियोट्स में जो आरएनए बन रहा है वो कैसा बन रहा है, हेट्रोजेनस बन रहा है। ठीक है, हेट्रोजेनस मतलब विषम युग्म। ठीक है, तो हेट्रोजेनस बनेगा तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, इंट्रॉन भी होंगे, एक्सॉन भी होंगे, इंट्रॉन एक्सॉन इस तरीके से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो जब हम स्प्लाइसिंग करेंगे, यानी कि स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है कि जो हमारा इंट्रॉन है, ठीक है, जो कोड नहीं कर रहा है, इंट्रॉन का मतलब जो सूचनाओं को कोड नहीं कर रहा है, तो स्प्लाइसिंग का मतलब हम इस हिस्से को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा हमारे पास, केवल क्या बचेगा, एक्सॉन बचेगा। ठीक है, केवल क्या बचेगा, एक्सॉन बचेगा। ए से दिखा देते हैं इसको। ठीक है, ए एक्सॉन बचेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो पोर्शन है रेड वाला, ये ए के साथ आ जाएगा, और ये जो हरे हरे पोर्शन है वो क्या हो जाएंगे, स्प्लाइसिंग में कट जाएंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सॉन साथ आ जाएंगे, जो कि डीएनए से आरएनए में सूचनाओं को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सॉन और इंट्रॉन बन रहे हैं। एक्सॉन का मतलब होता है कि जिसमें सूचनाएं निहित रहती हैं। ठीक है, और इंट्रॉन का मतलब क्या होता है कि जिसमें सूचनाएं निहित नहीं रहती। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, एट द लास्ट इसमें कैपिंग और ट्रेलिंग होती है। ठीक है, फिर से हम वहाँ आ जाते हैं। ठीक, तो लास्ट में क्या हो रहा है कि इसमें क्या होती है, कैपिंग और ट्रेलिंग होती है। ठीक है, कैपिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे
यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस में हमारा क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। ये आरएनए हमने क्या बोला, हेट्रोजीनस बन रहा है, यानी कि इसमें क्या है, एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है। तो हमने क्या करना है कि एक्सॉन वाले हिस्सों को लेना है और इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग में क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जब यहाँ से बाहर निकलने वाला होगा तो इसमें क्या होगी, दो संरचनाएं बनेंगी। एक तो होगा कैपिंग, ठीक है, जैसे ये बना आपका 5' to 3'। ठीक है, कैपिंग कहाँ होगी, 5' एंड में होगी। ठीक है, 5' एंड में होगी और इसमें क्या जुड़ेगा आपका, मैथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है नाम, मैथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मैथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ जुड़ेगा, ये कैपिंग मतलब आच्छादन, यानी कि उसके हेड पोर्शन में क्या जुड़ेगा, मैथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर, 5' एंड में। ठीक है, और जो उसका ट्रेलिंग वाला हिस्सा होगा, ये तो हेड हो गया, ये ट्रेल हो गया, तो जो ट्रेल वाला हिस्सा है उसमें क्या जुड़ता है, एडेनिन समूह जुड़ता है। क्या जुड़ता है, एडेनिन समूह जुड़ता है। ठीक है, और एडेनिन समूह में भी क्या है, एडेनिन मतलब ए, और इसके भी कितने सारे युग्म जुड़ते हैं इसमें, 200 से 300। ठीक है, 200 से 300 जुड़ सकते हैं और फ्रीली स्वतंत्र होते हैं। और जैसे इसमें कैपिंग और ट्रेलिंग होगी तो ये क्या होगा कि इससे न्यूक्लियस से आरएनए क्या होंगे, हमारे बाहर आएंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए जो यूकैरियोट्स में उसमें जो फंक्शनिंग है वो कैसी है, प्रमोटर, पहला क्या है आपका उन्नायक या प्रमोटर, दूसरा क्या है संरचनात्मक जीन, तीसरा क्या है समापक या टर्मिनेशन। इसको आप क्लियर समझ ही गए होंगे अब तो। ठीक है, ये क्या है आपका 3' एंड, ये क्या है 5' एंड, नीचे वाला क्या है अपोजिट है क्योंकि, तो ये 5' एंड हो गया, ये 3' एंड हो गया। ठीक, अब हमने क्या कहा कि इसमें क्या जुड़े हैं, प्रमोटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्नायक जुड़े हुए हैं, बीच का हिस्सा क्या है संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन है, और लास्ट में क्या जुड़ा है वह है ये टर्मिनेशन जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर, यहाँ से क्रिया शुरू होगी, यहाँ पर क्या होगी, ख़त्म होगी। ठीक है, जो mRNA बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, 3' एंड टू 5' एंड में। ठीक है, शुरू करने के लिए क्या हो रहा है कि अल्फ़ा फैक्टर जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, RNA पॉलीमरेज एंजाइम के साथ जुड़ेगा। ठीक है, RNA पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू जुड़ेगा और क्रिया क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। क्रिया क्या है, क्या बनना है यहाँ पर, RNA बनना है। ठीक है, RNA बनना है। अभी हमने बात करी कि यहाँ पर जो RNA बनेंगे वो 3 प्रकार से बनेंगे। पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाएगा, राइबोसोमल RNA बनाएगा। ठीक है, फिर क्या बात करी थी हमने कि जो पॉलीमरेज सेकेंड है वो क्या बनाएगा, मैसेंजर RNA बनाएगा, और जो थर्ड होगा वो क्या बनाएगा आपका, ट्रांसफ़र RNA बनाएगा। ठीक है, tRNA बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पॉलीमरेज एंजाइम के साथ अल्फ़ा फैक्टर जोड़ रहा है तो यहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू हो जा रही है। क्या बनने की प्रोसेसिंग शुरू हो जा रही है, RNA बनने की प्रोसेसिंग शुरू हो जा रही है। और 3 प्रकार के RNA पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर वर्क करते हैं। RNA पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट राइबोसोमल RNA को बनाता है, सेकेंड mRNA को बनाता है, और थर्ड क्या बनाता है, ट्रांसफ़र RNA को बनाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। आगे देखिएगा कि अब क्या हो रहा है, फैक्टर हमें क्लियर हो गए हैं। अब क्या है, स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है, सिंपल मतलब है कि हमने को क्या मिला कि ये जो DNA है, DNA से हम क्या बना रहे हैं, RNA बना रहे हैं। तो RNA का जो सांचा है उसमें कैसे बन रहे हैं, एक तो एक्सॉन बन जा रहे हैं। एक्सॉन मतलब क्या बताया था अभी, एक्सॉन, इंट्रॉन। ठीक है, एक्सॉन, फिर क्या बन रहा है, इंट्रॉन। इस तरीके से क्रम में क्या होते हैं, सीक्वेंस लगी होती है। इंट्रॉन का मतलब होता है कोडिंग करने वाला। ठीक है, और जो इंट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कोडिंग होते हैं। ठीक है, नॉन कोडिंग। ठीक, समझ गए बात को। एक्सॉन क्या करते हैं, सूचनाओं को कोड करते हैं DNA से RNA में, और जो इंट्रॉन होते हैं वो सूचनाएं, उसमें कोई भी सूचनाएं नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमें कैसा RNA चाहिए, हमें कैसा RNA चाहिए कि जो केवल सूचनाओं को क्या करे, प्राप्त करे DNA से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग के दौरान क्या करते हैं, इन टुकड़ों को हम क्या कर देते हैं, जो नॉन कोडिंग DNA है उसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं।
ठीक है, इसको भी कट कर देंगे इंट्रॉन, इसको भी कट कर देंगे। केवल हमको क्या चाहिए, एक्सॉन चाहिए। ठीक है, एक्सॉन चाहिए, एक्सॉन चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा कि इंट्रॉन वाले हिस्से को क्या कर दिया, स्प्लाइसिंग में कट कर दिया और केवल हमने क्या ले लिया, एक्सॉन वाले हिस्से जो क्या कर सकेंगे, कोडिंग करेंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। कोडिंग का मतलब क्या है कि डीएनए से, ठीक है, डीएनए से क्या, आनुवांशिक सूचनाओं को किस में लेना, आरएनए के फॉर्म में लेना। ठीक है, तो 3 तरीके के पॉलीमरेज एंजाइम है। पहला क्या है, फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, सेकंड क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, थर्ड क्या बनाएगा, टीआरएनए बनाएगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब क्या हो रहा है कि जो ये एक्सॉन एक्सॉन बन चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से दिखा देते हैं, एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन, एक सीरीज़ हमको मिल गई है। ठीक है, सारे ही कोडिंग करने वाले डीएनए हैं। अब क्या हो रहा है कि जब इसमें कैपिंग और ट्रेलिंग होगी, यानी कि आच्छादन की क्रिया और पुच्छन की क्रिया होगी। ठीक है, तो इसको इंग्लिश टर्म ही आप याद रखेंगे, कैपिंग और होगी और ट्रेलिंग होगी। ठीक है, तो कैपिंग कहाँ होगी, 5 प्राइम एंड में। ठीक है, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। ठीक है, तो हेड क्या हो गया, 5 प्राइम एंड और टेल क्या होगी हमारी, 3 प्राइम एंड। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो कैपिंग होगी, कैपिंग मतलब कि जो सिर वाला हिस्सा होगा वहाँ पर क्या जुड़ेगा, मैथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मैथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो ट्रेलिंग वाली पोर्शन है उसमें क्या जुड़ेगा, एडेनिन समूह जुड़ जाएगा। एडेनिन 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 करके कितने समूह जुड़ जाएंगे इसके, 200 से 300 क्षार युग में जुड़ जाएंगे। और इस तरीके से दिखेगा, ये अगर आरएनए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। ठीक, अगर ये क्या है कि ये न्यूक्लियस से ये जो आरएनए निकला है ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसमें हेड बना रहेगा जहाँ पर मैथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ा रहेगा और टेल में क्या रहेगा, इस तरीके से एडेनिन 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 जुड़ा रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा, एट द लास्ट हमारा एमआरएनए कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या है प्रोसेसिंग कि जो यूकैरियोट्स हैं उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें सिंपल वे में होते हैं। ठीक है, अब यूकैरियोट्स का चित्र दिखाते हैं आपको। देखिए चित्र में कि इसमें क्या हो रहा है, देखिए कि ये क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, जहाँ पर क्या बनेंगे, हमारे आरएनए बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए सारी प्रोसेसिंग होगी, अल्फ़ा फैक्टर भी जुड़ा है और यहाँ पे एट द लास्ट रो फैक्टर जुड़ गया। और ये जो आरएनए है ये भी क्या है, अब देखिए ये क्या हो गया, हमारा जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा, हिट्रोजीनियस आरएनए, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, HNRNA, यानी कि हिट्रोजनस आरएनए। ठीक, तो जो हिट्रोजनस आरएनए बनेगा, देखिए इसमें लिखा हुआ इंट्रॉन और एक्सॉन। ठीक है, तो एक्सॉन मैंने क्या बताया कि जो क्या करते हैं, सूचनाओं को कोड करते हैं। इंट्रॉन क्या है, जो नॉन कोडिंग है। ठीक है, जो क्या है, नॉन कोडिंग है। ठीक, इंट्रॉन क्या होते हैं, नॉन कोडिंग, ये सूचनाओं को ग्रहण नहीं करते हैं, जबकि जो एक्सॉन होते हैं वो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इनको किस तरीके से दिखाया है। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको कि हमको इसकी स्लाइसिंग करनी पड़ेगी। स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि हमको जो इंट्रॉन वाले पार्ट हैं उनको हटा देना है, केवल हमको क्या चाहिए, एक्सॉन चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको क्या कर दिया, इंट्रॉन वाले हिस्से को हटा दिया। तो ये इस तरीके से जो आरएनए है वो क्या दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा कि जो इसकी हेड पोर्शन है उसमें क्या जुड़ेगा, मैथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मैथिल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। देखो कैसे लिखा है इसने, 5 प्राइम एंड में क्या लिखा है, एम मैथिल, फिर लिखा है ग्वानिन और ट्राइफॉस्फेट, 3 PP लिख रखे हैं चित्र में, देखिएगा आप जूम करके। तो 5 प्राइम में क्या लिखा है, मैथिनीन। ठीक है, मैथिल ग्वानिन, PP मतलब ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ऐसे इसके ट्रेल रीजन में क्या जुड़ा है, बोला था मैंने आपको, एडेनिन। ठीक है, तो ट्रेल रीजन में क्या लिखा है, ए इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हेड हो गया और ये क्या हो गया, आपका पुच्छ हो गया। और एट द लास्ट क्या मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा, एमआरएनए मिल जाएगा। ठीक है, ये एमआरएनए क्या है, इस तरीके से मिल जाएगा, जिसके हेड में क्या जुड़ा रहेगा, 5 प्राइम एंड में मैथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ा रहेगा और पीछे टेल में क्या, 3 प्राइम एंड में क्या जुड़ा रहेगा, एडेनिन जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से जो प्रोकैरियोटिक्स है उसमें क्या बन जाएगा, हमारा मैसेंजर आरएनए बन जाएगा, जो किसके मैसेज को लेके आ रहा है, डीएनए के मैसेज को लेके आ रहा है। ठीक है, और डीएनए का मैसेज किस रूप में आता है,
ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन। ठीक है, ये तो डीएनए का अनुक्रम है, लेकिन जो आरएनए के पास आएगा तो वो कैसे आएगा? ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन की जगह यहाँ क्या हो जाएगा आपका? यूरेसिल हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, डीएनए का जो कोड है वो किसके पास आ गया है? एमआरएनए के पास आ गया है। अब एमआरएनए क्या करेगा? उसको प्रोटीन को ट्रांसफ़र कर देगा कार्य करने के लिए आगे। ठीक है, समझ गए इतना बच्चों? ठीक, फिर से देख लेते हैं चार्ट एक बार। हमने बात करी, अब ध्यान से सुनिएगा, रिकॉल करा रहे हैं आपको। ठीक है, हमने बात करी सेंट्रल डोग्मा की। सेंट्रल डोग्मा क्या है हमारा? कि आनुवांशिक सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? डीएनए से डीएनए में होता है, फिर डीएनए से आरएनए में होता है, और आरएनए से किस में होता है? प्रोटीन में होता है। तो इनका नाम क्या है? अगर डीएनए से डीएनए में है तो रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए से आरएनए में होगा तो क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अनुलेखन हो गया, और आरएनए से प्रोटीन में होगा तो क्या हो गया? ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवादन या रूपांतरण हो गया। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? सेंट्रल डोग्मा। तो इसका जो फर्स्ट फेज था हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन। वहाँ पर भी ये मल्टी स्टेप अभिक्रिया थी और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ हुए थे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? अनुलेखन। अनुलेखन का मतलब क्या है? कि डीएनए से आरएनए का बनना, और एक प्रोसेसिंग कहाँ होती है? न्यूक्लियस में होती है, और आरएनए फिर कहाँ आ जाते हैं? साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको किस में देख लेते हैं, एक तो प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या हुए? एक कोशिकीय जीव हुए। ठीक है, ई कोलाई है या कोई अदर बैक्टीरिया है। ठीक है, तो उसमें ये कैसे काम करते हैं? सिंपल वे में काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? इसके इतने भाग होते हैं। पहला उन्नायक है या प्रमोटर है, दूसरा क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा क्या है? टर्मिनेटर, यानी कि प्रमोटर अभिक्रिया को शुरू करेगा, स्ट्रक्चरल जीन में एमआरएनए बनेंगे, और टर्मिनेशन में क्या होगा? प्रोसेसिंग रुक जाएगी। ठीक है, और जो एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है वो कौन सा था? पॉलीमरेज एंजाइम था। ठीक है, और उसके साथ जो फैक्टर काम करते हैं, शुरू करने के लिए अल्फा फैक्टर होता है, और अभिक्रिया को रोकने के लिए रो फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया केंद्रक में होती है, और लास्ट में जो नवजात आरएनए बना है, ठीक है, वो कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और उसके पास क्या होती है? डीएनए की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस में ट्रांसफ़र करता है? प्रोटीन में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी यूकैरियोट्स की। ठीक है, यूकैरियोट्स मतलब क्या हो गए? बहुकोशिकीय जंतु या उच्चकोशिकीय जंतु हो गए। तो वहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है वो कैसे होती है? प्रमोटर, पहला क्या है? प्रमोटर, जहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी, स्ट्रक्चरल जीन, जहाँ पर एमआरएनए बनेंगे, टर्मिनेशन, जहाँ पर क्रिया रुक जाएगी। ठीक है, इसमें जो पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए बनाता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड मैसेंजर आरएनए बनाता है, और पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफ़र आरएनए बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो फैक्टर यूज़ में होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फ़ा फैक्टर अभिक्रिया को शुरू करता है, रो फैक्टर अभिक्रिया को रोक देता है। ठीक है, इतना दोनों में सेम है। ठीक है, यहाँ पर एक ही पॉलीमरेज एंजाइम है, यहाँ पर 3 पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, अब जो यहाँ पर अलग प्रोसेसिंग है वो क्या है? स्प्लाइसिंग की प्रोसेस है। स्प्लाइसिंग मतलब कि इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन आपस में जुड़े रहते हैं। एक्सॉन क्या होते हैं? जहाँ पर कोडिंग की सूचनाएं निहित रहती हैं। इंट्रॉन जहाँ पर कोडिंग नहीं हो सकता है, उनको इंट्रॉन बोलते हैं। तो एक्सॉन को, कोडिंग वाली चीज़ों को एक साथ लाना क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग कहलाता है। ठीक है, और एट द लास्ट हम क्या करते हैं? कैपिंग और ट्रेलिंग करते हैं। ठीक है, कैपिंग और ट्रेलिंग कहाँ होती है? 5 प्राइम में क्या होती है? कैपिंग होती है, और 3 प्राइम में क्या होती है? टेलिंग होती है। ठीक है, तो कैपिंग में क्या जुड़ता है? मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है। ठीक है, और टेलिंग में क्या होता है? एडिनिन समूह जुड़ता है। ए 200 से 300 बेस पेयर एडिनिन के जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? आपकी अनुलेखन कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अब इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे अनुवादन की बात करेंगे, यानी कि रूपांतरण की बात करेंगे, ट्रांसलेशन की बात करेंगे।